हेलो बच्चों, आज क्लास 11 फिजिक्स के थर्ड चैप्टर का 6th लेक्चर है। लेक्चर का नंबर 3.6। आज हम करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन, यानी कि इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव करेंगे। टॉपिक इस टाइप का आप 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, आसान सा टॉपिक है। और दूसरी चीज़ ये है, आपको ये समझना है, ये अपना माइंड सेटअप करना है, क्योंकि आपने जब पीसीएम या पीसीबी लिया है तो आपको सोचना है कि हर चीज़ बहुत आसान है, बहुत आसान है, आपके लिए कुछ नहीं है, आपके सामने उसकी कोई औकात नहीं है, आप सब कुछ कर सकते हो। अगर आपने ये सोचना शुरू कर दिया कि ये बहुत टिपिकल है, बहुत मुश्किल है, कैसे होगा, इतने सारे डेरिवेशन कैसे याद होंगे, कैसे इतने सारे फार्मूले याद होंगे, अगर ये चीज़ आप सोचोगे तो आपसे कुछ नहीं हो पाएगा। जब आप ये सोचो आपने पीसीएम या पीसीबी लिया है, और कुछ बच्चे जिनको मिल भी रहा होता है 10th के बाद पीसीएम पीसीबी, लेकिन वो नहीं लेते, वो कहते हैं हम तो कॉमर्स ले लेंगे, आर्ट्स ले लेंगे, कुछ भी लग रहा उन्हें, लेकिन वो छोड़ देते हैं। तो जो आपने लिया है, तो आप सोचो आपने अपने इंटरेस्ट लिया है कि हमारे लिए आसान है, तो मैं तो ये मानना आपके लिए आसान है, तभी तो आपने लिया। तो आपको यही समझना, आपको बिल्कुल घबराना नहीं, नेगेटिव नहीं होना है, और प्रैक्टिकली भी समझे। मैं कहता हूँ बाबा, मैं ये जरूर बोलता हूँ कि फिजिक्स का सिलेबस अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हो, फिजिक्स केमिस्ट्री, तो लेंथी जरूर है, लेकिन आसान है, टिपिकल नहीं है। और यही आपको सोचना। अगर आप फिर ये सोचोगे नहीं, कहने से आसान थोड़ी हो जाता है कि बोल दिया, मैं जैसे आपको समझा रहा हूँ तो आपको लग रहा होगा हाँ समझाते रहो, कहते रहो, ये तो बड़ा आसान है, हम भी कह देंगे, आप लोग कह रहे हो, हम भी कहेंगे ये आसान है, आसान है, तो आसान हो जाएगा क्या? हाँ, वो आसान नहीं होगा। अगर हम ये बोल रहे हैं तो क्या करोगे? नहीं, आप अगर ये सोचोगे कि ये टिपिकल है, बहुत मुश्किल है, तो इससे क्या फ़ायदा मिलेगा? इससे तो टेंशन ही होगी, इससे सिवाय टेंशन के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला है। तो इसीलिए क्या है, वह पॉजिटिव ही ना सोचे कि भाई ये बहुत आसान है, हमसे सब हो जाएगा, तो थोड़ा अच्छा भी लगेगा, टेंशन होगी नहीं। और वैसे सोचोगे बहुत मुश्किल है, नहीं हो पाएगा, तो फिर टेंशन ही हो, उससे उसको कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। इसलिए हमेशा पॉजिटिव फील ही लानी है। समझ में आ रही है? तो स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले आप एक चीज़ समझे, 9th क्लास में जब आपने इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव की थी तो वहाँ पर ये ग्राफिकल मेथड से की थी। 11th क्लास में 3 मेथड है, ग्राफिकल मेथड से भी है इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करना, एक कैलकुलस मेथड कहलाता है, यानी कि इंटीग्रेशन मेथड, उससे भी इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव हो जाती है, और एक मेथड और है जिसे हम जनरल मेथड भी बोल देते हैं। जनरल का मतलब ना तो वो कैलकुलस है ना ग्राफिकल है, उन दोनों को छोड़कर। तो 3 तरीके से इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव हो सकती है। तो मैं आपको तीनों तरीके से कराऊंगा। अब आप अपना देख लेना आपके स्कूल में किस तरीके से कराया जा रहा है। मान लो आपके स्कूल में सिर्फ ग्राफिकली कराया जा रहा था, वो कर ले। अगर आपके स्कूल में लगता है कैलकुलस कराया जा रहा था, वो कर ले। और आपके स्कूल में लग रहा है दोनों तरीके से करा, तो दोनों करें। तीनों मेथड से करा है, तीनों कर ले। तो ये डिपेंड करेगा कि आपके स्कूल में वो कैसे करवाया जा रहा है और किस मेथड से कराया जा रहा है। मैं आपको तीनों करवाऊंगा, इसलिए मेरे को टेंशन लेने की जरूरत नहीं, बहुत ही चीज़ें आसान हैं। और मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। मैं उस टॉपिक, उस चैप्टर, जिस चीज़ में भी आपको दिक्कत लग रही उसका एक एक्सपेंडेड अच्छा ब्रीफ करके मैं एक वीडियो बना दूंगा, और आप उसे देख लेना, तो आपकी हेल्प करेगा। तो जो टेंशन कर लेने की जरूरत है, आज तो इतनी फैसिलिटी है। अब जो देखो यूट्यूब पे ही है, आप देख रहे हैं, तो बहुत सारी फैसिलिटी, हर जगह जगह से, कोई एक ही चैनल नहीं, बहुत सारे चैनल, हर जगह आप सर्च कर सकते हो, हर जगह देख सकते हो। और पहले हम लोगों के टाइम में जब हम पढ़ते थे, हम लोग टाइम में क्या आसपास यूट्यूब का तो नाम ही नहीं पता था, नेटवर्क क्या होता पता ही नहीं था, क्या होता है क्या नहीं होता है, कुछ नहीं, आसपास भी नहीं मिलता था कोई बताने वाला, क्योंकि पढ़ते ही बहुत एरिया में जो रहते थे, गांव के एरिया में रहते थे, मिलते ही नहीं थे ज़्यादा लोग। अब कहीं किसी से पूछना है तो पता लगा 15-20 किलोमीटर कोई जाना है, तब कोई टीचर मिलेगा, तब उससे पूछना है, और वो भी साइकिल से जाना है। ठीक है, तो आप समझे, आपके पास इतनी फैसिलिटीज़ हैं। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत क्या, आपके तो सब चीज़ फैसिलिटी, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, मेहनत से पढ़ो,
ठीक है। और सबसे पहली चीज मैं बताता हूँ, आप अपने आप को लकी समझो आपको पढ़ने का मौका मिला। ये बात जो मैं अभी कह रहा हूँ आपको, अभी ये साधारण सी बात लग रही हो, बहुत ही कॉमन कि हम बड़े लकी हैं हम पढ़ने, लेकिन ये बात आपको तब समझ में आएगी जब आप और आगे जाएंगे और देखेंगे कि आपको पढ़ने का मौका मिला है, आपके हाथ में बुक्स हैं। और पढ़ाई एक ऑर्डिनरी इंसान, ऑर्डिनरी बच्चे को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देती है, साधारण को असाधारण बना देती है। पढ़ने के बाद आप जब कहीं अच्छी जगह सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपकी एक अलग रिस्पेक्ट होती है। आपने देखा होगा काम तो सभी लोग करते हैं, पढ़ लिख कर भी काम करते हैं, बिना पढ़े लिखे भी काम करते हैं, लेकिन जो एजुकेटेड आदमी जब पढ़ने लिखने के बाद जब पोस्ट मिलती उसकी एक रिस्पेक्ट अलग है। ये तो मानना पड़ेगा, वो कहते कुछ भी रहो, लेकिन ये बात है कि पढ़ाई में बहुत दम है। तो आप ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तभी बन सकते हैं जब आप पढ़ेंगे। थोड़ी मेहनत करना है, आपको मौका मिला है, आपके पेरेंट आपकी इतनी हेल्प कर रहे हैं, वो अपना सब सेक्रीफाइस करते हैं, अपने खर्चा कोई भी होता है नहीं करते, लेकिन आपको कभी भी मना नहीं करते। आपको कोई बुक लेनी है, आपको कोई भी चीज़ चाहिए, स्टडी मटेरियल के लिए कभी भी मैं देखता हूँ कि पेरेंट कभी मना नहीं करते हैं, वो बच्चे की हमेशा हेल्प करने की कोशिश करते हैं। आपको कोचिंग पढ़ना है, कुछ भी पढ़ना है, वो कभी मना नहीं करें। तो इसलिए आप भी थोड़ा सा दम दिखाओ, जो उनकी एक्सपेक्टेशन आपसे हैं उसको पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आपकी सक्सेस में उनकी खुशी छुपी हुई है। यानी कि अगर आप कहीं सक्सेसफुल होते हो तो सबसे ज़्यादा खुशी पेरेंट्स को, जो आपके घर में आपके बहन भाई हैं, वो सबसे प्राइमरीली उनको जो खुशी होती है, वो मैं ये नहीं कह रहा हूँ दूसरे लोग खुश नहीं होते, लेकिन उनका लेवल, वो भले ही आपको एक्सप्रेस ना करें, लेकिन उनका लेवल का आप अंदाज़ा कभी भी नहीं लगा सकते। तो इसीलिए अगर अपने लिए नहीं पढ़ रहे हो यार, तो अपने पेरेंट को ही देखो यार, कितनी मेहनत करते हुए, कई होंगे तो कितनी मेहनत करते हुए, दिन रात पता लगा 11-11 बजे भी आ रहे होंगे, सुबह चले जाते होंगे, ऐसे भी पेरेंट। तो अब उनको देखो और उनके लिए सोचो कि हमें कुछ करना है, वो हमारे लिए, आपके लिए कुछ कर रहे हैं, तो आपको उनके लिए कुछ करना है, इसलिए पढ़ो बेटा। देखो तो अभी क्या है, हम बात कर रहे हैं कि इक्वेशन ऑफ मोशन की। तो मैंने कहा पहले मैं आपको जनरल मेथड से करके बताऊंगा इक्वेशन ऑफ मोशन, उसका तीनों मेथड से कराऊंगा। तो यहाँ पर समझना है कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमारी है वो होती है v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है हमारी v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। अब इसको लैंग्वेज की फॉर्म में क्या बोलते हैं, पहली चीज आपको समझना है, आपको इक्वेशन ऑफ मोशन बाई नंबर याद होना चाहिए। जैसे आपको बोला थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करो, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करो, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करो, तो आपको पता होना चाहिए कौन सी फर्स्ट है कौन सी सेकंड। ये नहीं कि उन्होंने लिखा है तभी आप बोलेंगे ये ड्राइव करना है, नंबर से आपको पता होना चाहिए। दूसरी क्या होता है, कभी लैंग्वेज की फॉर्म में दे देते हैं, लैंग्वेज की फॉर्म में कि ये वाली इक्वेशन ड्राइव करो। अब लैंग्वेज की फॉर्म में क्या मीनिंग उसको समझो। जैसे ये इक्वेशन है, इसको बोलते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन। इसको क्या बोल देते हैं, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। अब आपको लग रहा है ये कैसे नाम रखा है इन्होंने, तो उसको समझना है। जब आप इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करोगे तो आप कंसीडर करोगे कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। भाई एक्सेलरेशन तो वेरिएबल भी हो सकता है। तो ये जो इक्वेशन ऑफ मोशन होती है ये कहलाती है इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। यानी कि हम कंसीडर करते हैं कि ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में, यानी कि उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो एक्सेलरेशन कैसा हो गया, कांस्टेंट, इसमें तो कोई चेंज आएगा नहीं। अब बात है इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट होती है, किसी भी कंडीशन में बात कर लो वो कभी वेरिएबल हो ही नहीं सकती। आप खुद सोचो, आप स्टार्ट हुए यहां से, रेस्ट से स्टार्ट हुए, अब रेस्ट से आप आगे चले गए, रेस्ट से स्टार्ट हुए, जब टाइम 0 है आप रेस्ट में हो, अब आगे चले गए। जब आप आगे चले गए तो ये इनिशियल वेलोसिटी होगी, आगे की टाइम की बात करेंगे वो आपकी फाइनल वेलोसिटी होगी। तो आप बताओ क्या आप आगे जाने के बाद इस वेलोसिटी को चेंज कर सकते हो? आप तो ये कहोगे हम तो रेस्ट से स्टार्ट हुए थे, यानी कि वो आपकी इनिशियल थी वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी पे कभी कोई चेंज कर ही नहीं सकता। मान लो इनिशियल वेलोसिटी, और एक चीज और ये समझना, इनिशियल वेलोसिटी 0 भी हो सकती है, नॉट इक्वल टू 0 भी हो सकती है। अब कई बार बच्चों को लगता है ये कैसे हो गया, बच्चों के दिमाग में सेट ये होता है कि भाई इनिशियल वेलोसिटी हमेशा 0 ही होगी। नहीं, ऐसा नहीं होता, वो 0 नहीं भी हो सकती। उसका भी मैं एग्जांपल बताता हूं। तो पहली चीज तो आप ये समझो कि इनिशियल वेलोसिटी 0 हो भी सकती, नहीं भी हो सकती है। और अगर इनिशियल वेलोसिटी जो भी है आप आगे चले गए तो पीछे कैसे चेंज कर लोगे? आप पीछे की चीजों को चेंज कर ही नहीं सकते। तो आप इसमें ही समझना है पहले आप कि इनिशियल वेलोसिटी u और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है।
अब जब ये दोनों कांस्टेंट हो गए तो मैं अगर इसको हटा दूं इन कांस्टेंट को तो क्या बचा, वेलोसिटी और टाइम। इसीलिए इस इक्वेशन को बोलते हैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन, वेलोसिटी टाइम रिलेशन। बात समझ में आई? क्योंकि a और u कांस्टेंट था तो टाइम चेंज होगा तो इस वेलोसिटी में चेंज आएगा, अलग अलग टाइम पर ये वेलोसिटी अलग होगी पर इनिशियल वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ सकता। अच्छा, अब दूसरी चीज समझना, जो मैंने क्वेश्चन में बोला कि इनिशियल वेलोसिटी जीरो भी हो सकती है नहीं भी हो सकती। तो कई बच्चों को इसमें डाउट होता है कि यार इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो सकती तो पढ़ा है लेकिन नहीं होगी जीरो, नॉट इक्वल जीरो, तो ऐसा कैसे हो सकता है। देखो ये समझ लो, मैंने क्या किया, 3 स्टूडेंट थे, मुझे रेस करवानी थी तीनों तो मैंने उनको क्या करा, एक को यहाँ खड़ा करा, एक को यहाँ खड़ा करा। अब दोनों खड़े हुए बाजू। जो तीसरा था उसे मैंने कहा यार तुम पानी लेके आ जाओ, थोड़ा पानी पीना है मुझको। वो चला गया पानी लेने के लिए। अब ये दोनों खड़े हैं, काफ़ी देर हो गई, वो तीसरा आया ही नहीं। तो इन बच्चों ने कहा कि सर हम दौड़े, काफ़ी देर हो गई वो नहीं आया तीसरा वाला, यानी कि ए बी बाजू में खड़े, सी पानी लेने गया। तो मैंने कहा ठीक है चलो आपकी रेस करवाते थे दोनों की। जब मैंने दोनों मेरे बाजू में खड़े तो मैंने उनसे कहा देखो मैं रेडी 1 2 3 गो बोलूँगा तो आपको दौड़ना है। बोले ठीक। अब मैंने बोला रेडी, रेडी हो गए 1 2, जैसे 2 तब मैं देखा तीसरा दौड़ता हुआ आ रहा है। अभी उसके पास पानी नहीं मिला होगा तो इसलिए उसके पास ग्लास नहीं था, वो दौड़ता आ रहा है ऐसे खाली आंख दौड़ता रहा। तो जैसे ही मैंने बोला 3 एंड गो, यानी कि 1 2 3 एंड गो बोला तो ये दोनों तो यहां से दौड़ना शुरू कर दिए और वो जो दौड़ता हुआ आ रहा था, मतलब ये पोजीशन, ये दोनों यहां खड़े हैं, ये पीछे से दौड़ता हुआ आ रहा है। मैंने कहा अब ध्यान देना मेरे वर्ड्स पे, मैं कह रहा रेडी 1 2 3 एंड गो। जैसे ही मैंने बोला गो, उस टाइम पर ये जो तीसरा वाला था ये यहां आ गया। ये दोनों तो यही खड़े हैं, तीसरा वाला यहां आ गया गो। अब ये जो दो यहां खड़े ए और बी, ये तो रुके हुए थे, ये तो दौड़े पर वो तो दौड़ता हुआ आ रहा था तो वो दौड़ता ही चला गया आगे की तरफ। तो इस पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी तीसरे वाले की तो जीरो थी नहीं, क्योंकि वो तो पीछे से दौड़ता हुआ आ रहा था। वो आया थोड़ी कि दौड़ता दौड़ता आया, रुक के खड़ा हो गया। उसने, मैंने, ये दोनों खड़े थे, वो दौड़ता दौड़ता आ रहा था, जैसे मैंने बोला गो, वो दौड़ता ही चला गया। तो उस कंडीशन में जो तीसरा वाला था उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं हुई, क्योंकि मैं तो स्टॉप वॉच से टाइम देख रहा था। जैसे ही मैंने बोला गो तो मेरी स्टॉप वॉच में टाइम जीरो से स्टार्ट हुआ। तो जो दो बच्चे खड़े थे और भी वो तो रुके हुए थे, उधर रेस्ट में थे, उनकी वेलोसिटी तो जीरो हो गई, पर तीसरा वाला तो दौड़ता हुआ आ रहा था। तो जैसे ही गो बोला वो दौड़ता दौड़ता चला गया ना, अब तीनों दौड़ रहे हैं। तो जैसे ही मैंने बोला गो, उस टाइम पर तीसरे वाले की कुछ वेलोसिटी थी और उस टाइम टाइम जीरो था, तो उसकी वेलोसिटी जीरो नहीं थी। तो आप ये बिल्कुल आपको क्लियर होना चाहिए कि इनिशियल वेलोसिटी जीरो भी हो सकती है और नॉट इक्वल टू जीरो भी हो सकती है। इस चीज में आपको डाउट नहीं होना चाहिए। अब हम करते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हमने क्या किया, हमने यहाँ पर एक इस तरीके से छोटा सा एक ग्राफ बोल लो, कुछ भी बोल लो, हमने बना लिया। ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, ये रेफरेंस पॉइंट है ओ और ए, यानी कि हम ओ से चलेंगे ए पॉइंट तक, ओ से चलेंगे ए पॉइंट, यहां जाना है। ओ पॉइंट पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी u है और ए पॉइंट पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v है। ओ पॉइंट पर जो टाइम है वो 0 है और ए पॉइंट का टाइम जो है वो t के बराबर है। ओ पॉइंट पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 है, यानी कि 0 का मतलब ओ पॉइंट से ओ पॉइंट का ही डिस्टेंस 0 है और ओ से लेकर ए तक का जो डिस्टेंस है वो s है। इतनी चीज समझ में आई, यानी कि 0 क्या लिखा, ओ पॉइंट से ओ पॉइंट का डिस्टेंस, तो जहां खड़े हो वहां से वही का डिस्टेंस तो 0 हो जाएगा। और ओ से ए तक का डिस्टेंस s है, यानी कि ये डिस्टेंस s है। s क्या है, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। एक्चुअल में तो s डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट ही लेना है, ठीक। अब हमने क्या किया, हमने देखा कि एक ऑब्जेक्ट O से चला A पर और उसमें क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन। ये ध्यान रखना, कांस्टेंट वेलोसिटी से नहीं चल रहा। हम इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव कर रहे हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहते हैं, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन की इक्वेशन कहलाती है, उसमें एक्सेलरेशन हो रहा है। तो ये O से चला A, इसमें एक्सेलरेशन हो रहा है। तो हमने लिखा एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी। अब समझना, O से स्टार्ट हुआ, O इनिशियल पॉइंट है, A पे पहुंचा, A फाइनल पॉइंट है। तो इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी है, v माइनस इस पॉइंट की वेलोसिटी कितनी है, u
फाइनल पॉइंट का टाइम नीचे क्या लिखेंगे, टाइम फाइनल क्या है t और इनिशियल टाइम कितना है 0। मतलब इस O पॉइंट से A पॉइंट ऑब्जेक्ट गया, O पॉइंट को इनिशियल पॉइंट, A पॉइंट को फाइनल पॉइंट, इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी v, इनिशियल टाइम 0, फाइनल टाइम t। तो फाइनल माइनस इनिशियल कर दिया वेलोसिटी का और फाइनल टाइम माइनस इनिशियल कर दिया हमने टाइम का। एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम या चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे v माइनस यू इक्वल्स टू a ब्रैकेट t माइनस 0। अब t माइनस 0 तो 0 हो जाए, वो t रहेगा, v माइनस यू इक्वल्स टू at हो जाएगा और v इक्वल्स टू u प्लस at, ये आ गया। ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन डेराइव हो गई। देखा बहुत आसान है, नहीं है? तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन नोट कर लें, ठीक। अब उसके बाद क्या करना है, अब हमें सेकंड इक्वेशन ड्राइव करनी है। तो सेकंड इक्वेशन क्या है हमारी, सेकंड इक्वेशन है हमारी s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। अब हमने क्या करना है, पहला हमने एक्सेलरेशन के फॉर्मूले से ड्राइव किया इक्वेशन को, और जो सेकंड इक्वेशन है उसे हम क्या करेंगे, वेलोसिटी के फॉर्मूले से ड्राइव करेंगे। अब हम जब वेलोसिटी के फॉर्मूले से बच्चों ड्राइव करेंगे तो O से लेकर A पॉइंट तक ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी तो सेम है ही नहीं, क्योंकि तो उसकी वेलोसिटी तो बढ़ती चली जा रही है। O से स्टार्ट हुआ A तक गया तो उसमें तो एक्सेलरेशन हो रहा है, तो हम सिंपल वेलोसिटी तो ले नहीं सकते। अगर हम कह रहे हैं वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लगा देंगे तो यहाँ पर वेलोसिटी कुछ होगी, यहाँ पर कुछ होगी, यहाँ पर कुछ होगी, यहाँ पर कुछ होगी, यहाँ पर कुछ होगी, तो आप कौन सी वेलोसिटी ले लोगे? तो आप एक वेलोसिटी तो कोई ले नहीं सकते। तो इसीलिए आप उसकी जगह एवरेज वेलोसिटी लोगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक वो अलग अलग वेलोसिटी से जा रहा है, यानी कि उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। तो हम उस केस में एवरेज वेलोसिटी लेंगे। एवरेज इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि उसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। आप कोई एक वेलोसिटी नहीं ले सकते। फॉर एग्जांपल हमने मान लिया इस पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी 0, यहाँ पे 2 मीटर, यहाँ 4 या 6 ऐसे करके बढ़ती चली जा रही, यहाँ पे 10 होगी, तो आप कौन सी लोगे इसमें से? कोई एक तो ले नहीं सकते, क्योंकि हम तो पूरा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की बात करेंगे। तो इस केस में वहां पर हम एवरेज वेलोसिटी लेंगे। तो हमने लिखा एवरेज वेलोसिटी जो होता है v एवरेज, वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। अब O पॉइंट से A पॉइंट तक का जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है? s, यानी कि फाइनल इस पॉइंट का डिस्टेंस O से कितना है? s और -0 कर दिया, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, यानी कि इधर से इधर तक का डिस्प्लेसमेंट हो गया s, और इनिशियल पॉइंट का क्या है? 0, यानी कि फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहाँ s, O से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस s और O से लेकर O का डिस्टेंस 0। तो हमने क्या कर दिया, s माइनस 0, आप सिंपली s भी लिख सकते हो। तो एवरेज वेलोसिटी ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, और अपॉन क्या होता है हमारा? टाइम हो गया। अब टाइम क्या है? t माइनस 0। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो s माइनस 0 तो s ही रहेगा, तो s इक्वल्स टू v एवरेज, और t माइनस 0 t हो जाएगा, जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये t हो जाएगा। अब क्या हो रहा है? s इक्वल्स टू, ये जो v एवरेज होता है ये होता है u प्लस v अपॉन 2 के बराबर। अब एक चीज इसमें समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, एवरेज वेलोसिटी में यहाँ लिख दे रहा हूं, ये एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला है इनिशियल प्लस फाइनल अपॉन 2। ये फॉर्मूला तभी आप अप्लाई कर सकते हो ये एवरेज वेलोसिटी का, जब ऑब्जेक्ट में यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा हो। ये ध्यान देना, ऑब्जेक्ट में अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो रहा है तब उसकी एवरेज वेलोसिटी v एवरेज जो है इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइडेड बाय 2 इससे निकल सकती है। लेकिन अगर कहीं एवरेज वेलोसिटी निकालनी है और एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म नहीं है या आपको पता नहीं है इसमें एक्सेलरेशन कैसा है, तो आप ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते, ये ध्यान रखना। तो जहां पर एवरेज वेलोसिटी होता है और ये फॉर्मूला नहीं लगा होता है, वहां किसी दूसरे तरीके से करा है तो समझना वहां एक्सेलरेशन का पता नहीं है, कांस्टेंट है या वेरिएबल है। अगर पता चलेगा हमें कांस्टेंट है यूनिफॉर्म है तो ठीक है, लग जाएगा, और कांस्टेंट नहीं है तो ये नहीं लगेगा, बस ये ध्यान रखना। तो हमने क्या करा, s इक्वल्स टू u प्लस वी। अब क्या करना है हमने इसको मैं ड्रॉप कर देता हूँ, v के जगह पर हमें फर्स्ट इक्वेशन जो हमने अभी ड्राइव की v इक्वल्स टू u प्लस एटी,
इस v की जगह ये वैल्यू पुट कर देना, तो क्या आ जाएगा u प्लस ए टी, मतलब u की जगह u, प्लस की जगह प्लस, v की जगह u प्लस ए टी, ब्रैकेट क्लोज, बाहर t था ऐसे लिख दो और नीचे 2 ऐसे लिख दो, s इक्वल टू u और u 2u हो गया प्लस और ये ए टी ब्रैकेट क्लोज, बाहर t था एज इट इज, नीचे 2 ऐसे लिख दिया s। अब क्या करा 2u के नीचे, अरे 2u लिखा, इसके नीचे 2 लिख दिया, ये इसके नीचे भी है, प्लस 80 है, इसके नीचे भी 2 लिख दिया और ब्रैकेट ऐसे लगा रहने दिया और t। इसको मैंने ऐसे कैसे लिख दिया, आप ऐसे समझो जैसे लिखा x प्लस वाई अपॉन जेड ऐसे लिखा है, तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ x अपॉन जेड, क्योंकि z x के नीचे भी है, प्लस y अपॉन जेड इसके नीचे भी है। अगर आप इसका एलसीएम लोगे ये आ जाएगा, तो ये जो 2 है इन दोनों के नीचे लिखा है, तो 2u अपॉन 2 प्लस 80 अपॉन 2, अगर आप इसका एलसीएम लोगे तो फिर यही आ जाएगा। अब इस 2 से 2 कैंसिल होगा तो s इक्वल टू यहाँ क्या बचा u और ये है t, तो क्या हो जाएगा ut प्लस 80 है और एक t है तो 80 स्क्वायर और नीचे 2, तो क्या हो जाएगा हाफ 80 स्क्वायर। ये आ गया, इतना समझ आया। तो ये आपकी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव हो गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करेंगे, इसे नोट कर लें, नोट कर लें आप। अब हम जब थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है तो हमारी थर्ड कौन सी है, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2s। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है हमारी, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2s। अब सेकंड और थर्ड में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अब देखना जैसे सेकंड ड्राइव की थी वैसे थर्ड हो जाएगी। थर्ड किस फॉर्मूले से की हमने, वेलोसिटी के, तो हमने वही लिखा एवरेज वेलोसिटी s माइनस 0 अपॉन t माइनस 0, यही तो लिखा, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, s इधर आ गया, s में से 0 माइनस करोगे s आएगा, और इस v एवरेज के नीचे 1 मान लो, तो इसको जब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, और v एवरेज को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा v एवरेज इंटू टी, क्योंकि t माइनस 0 t के बराबर हो गया। s एज इट इज लिखा, v एवरेज की जगह क्या लिखा u प्लस v अपॉन 2 और t के प्लेस पे t लिख दिया। इतना तो हमने सेकंड इक्वेशन ड्राइव की थी, ऐसे ही किया था। अब जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन ड्राइव की v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, तो इसमें क्या करना है हमें, t की एक्सप्रेशन बनाना है, v माइनस यू ये इधर आ गया इक्वल्स टू ए टी, देन t इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन 2 सॉरी, तो t किसके बराबर आ गया, v माइनस यू अपॉन a। तो हम क्या करेंगे, अब देखो u प्लस v लिखा है, अब मैं इसे v प्लस यू भी लिख सकता हूं भाई, 2 प्लस 3 या 3 प्लस 2 एक ही बात है, लेकिन 2 माइनस 3 या 3 माइनस 2 तब एक बात नहीं, ये ध्यान रखना, तब एक बात नहीं है। तो v प्लस यू, u प्लस v लिखा था, v प्लस यू लिख दिया। अब क्यों लिखा उसका भी रीजन समझाऊंगा मैं, अपॉन 2 और t की जगह क्या लिखा, v माइनस यू अपॉन a। अब देखो v प्लस यू है, ये v माइनस यू है, तो a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला बन गया। तो क्या बना, a प्लस बी a माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, v प्लस यू v a की जगह हो गया, u b की जगह हो गया, तो v प्लस यू v माइनस यू, a प्लस बी a माइनस बी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और अपॉन में 2 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2a, ये हो गया। तो ये हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं, v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, सॉरी यहाँ पर प्लस 2as। तो दोनों तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख ले, कुछ करा थोड़ी, बस यू स्क्वायर को राइट में लेके चले गए, लेकिन आपको 11th में ये इस फॉर्म में ज़्यादा मिलेगी, चीज़ वही है, लेकिन इसमें सिर्फ यू स्क्वायर को हम राइट में ले गए, आपको 11th क्लास में इस फॉर्म में मिलेगा। तो ये आपने 3 इक्वेशन की, एक फोर्थ इक्वेशन भी है, बोल तो देते हैं फोर्थ इक्वेशन, लेकिन वो एक्चुअल में जो हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, उसी की एक फॉर्म है। तो लेकिन फोर्थ बोलने में इसलिए आसान रहता, 3 तो करवा रखी है, अब सेकंड इक्वेशन की एक फॉर्म है, वो तो बात ठीक है, लेकिन आ तो उसका नंबर 4th नंबर ही रहा है, 3 इक्वेशन ड्राइव करिए, अब चौथी कर रहे हैं। तो 9th क्लास में नहीं था, लेकिन अब 11th क्लास में है, तो 4th इक्वेशन ऑफ मोशन भी हम ड्राइव करेंगे
डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड में। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको वो इक्वेशन कराऊंगा और उसके आगे हम जो भी उससे रिलेटेड चीज़ होंगी वो आप उसको समझेंगे। तो आप ये ध्यान रखें 11th क्लास में 4 हैं इक्वेशंस, फर्स्ट सेकंड थर्ड। जो फोर्थ जिसे बोल रहा हूँ वो सेकंड इक्वेशन की ही एक फॉर्म है, लेकिन क्योंकि अब फोर्थ नंबर पे आ रही तो सब बोलने में आसान रहता है कि भाई फोर्थ इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो एक इक्वेशन और आ जाएगी, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे और आप इसे नोट कर लें। आज का लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं। तब तक कोशिश करते रहें, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, मेहनत कभी बेकार नहीं होती। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें।